हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं और फर्स्ट लेक्चर जो इस चैप्टर का था एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था कि एक कंडक्टर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तमाम चीज़ें क्या होता है कंडक्टर पे अगर हम चार्ज को देते हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी था आगे हम लोग को चैप्टर बढ़ने के लिए। आज इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे और हम लोग आज इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर ही मान के चलो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, और वो है टॉपिक द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हिंदी में कहते हो समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज का रहेगा। बट शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कुछ थोड़ा बातचीत कर लिया जाए। प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कैसी करनी है, क्या नहीं करना है, थोड़ा बातचीत समझ लिया जाए क्योंकि एग्जामिनेशन का दिन अब नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करा है। बहुत बारीक पॉइंट्स को हम लोगों ने अच्छे से देखा है, न्यूमेरिकल्स बहुत किए हैं, कॉन्सेप्ट की बात बहुत करी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी कि उस लेक्चर्स को हम कैसे अपने बैकलॉग को अगर है तो कंप्लीट करते हैं। छोटा पार्ट है, छोटे लेक्चर्स है, उन्हें कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और देखो फिज़िक्स में एक बात का ध्यान रखना, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस तुमको एनालिटिकल टाइप के ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो सिर्फ फॉर्मूले पढ़ करके 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करके चैप्टर को बस देख करके काम होने वाला नहीं है। जो सीधी बात है वो है, जिसको बातें अच्छे से पता होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे, न्यूमेरिकल्स किया होगा, स्पीड बढ़िया होगी, फॉर्मूले याद होंगे, उनके लिए चीज़ें आसान होने वाली है। तो हम लोग का जो प्रिपरेशन है, जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो जो मेन हमारा कह सकते हो कि तरीका है वो ये है कि जो एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं हम लोग उसे कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर तक पढ़ा उसमें जो मेन मोटो यही रहा है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हर बच्चे का क्लियर हो जाए पहले। ठीक है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, फिर तब जाके कहें कि हाँ चैप्टर हमारा प्रिपेयर्ड है। इसमें अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हम बरतेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान हमारा होने वाला है। ठीक है, चलो तो हम लोग ऐसा ही काम सेकंड चैप्टर में भी करेंगे, बहुत बारीकी से हर कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसके पहले का जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें तुम देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ पूरे कॉन्सेप्ट की बात हुई है कि एक कंडक्टर पर जब चार्ज हम देते हैं तो क्या उसका बिहेवियर होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या कुछ फैक्ट्स है जो हमको पता होने चाहिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस कैसे भी बन करके तुम्हारे सामने आ सकते हैं। फाइन, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1, वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 जाकर के इस चैप्टर का अच्छे से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 पे वो आएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात मेनली करनी है। बट उस तक पहुंचने के पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन, कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले, उनको पहले समझते हैं क्या होता है। तो टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जो कि चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। हमने पिछले क्लास में तुम्हें क्या बताया था कि जब एक कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, उस कंडक्टर का कोई भी शेप और साइज़ हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर जा कर के कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कंडक्टर का जो सरफेस है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ये हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक फैक्ट जाना था। ठीक है, कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे चार्ज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि उसके सरफेस का पोटेंशियल हर जगह सेम हो जाता है। ठीक है, और ये चार्ज, ये पोटेंशियल सेम होने की वजह से हम कंडक्टर को एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस के नाम से पुकारते हैं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं इसकी हिंदी अगर लिखूं तो इसको हिंदी पे कहते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, नाम से क्लियर है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ का मतलब कि हर जगह विद्युत विभव एक समान होना चाहिए। पूरे पृष्ठ पर विभव हर जगह एक समान होगा, पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, ये हमको अच्छे से पता है। ये भी पता है कि चार्ज को हम कंडक्टर के सरफेस पे स्टोर कर सकते हैं। तुम इसको चार्ज दोगे, चार्ज को स्टोर कर लेगा। तो एक मोटे तौर पे कह सकते हो कंडक्टर एक चार्ज को स्टोर करने की जगह है। तुम उसको चार्ज दो, वो सरफेस पे स्टोर कर लेगा। ठीक है, अब
इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम जितना चाहें उतना चार्ज इसको स्टोर करके दें, वो स्टोर करता है, ऐसा नहीं है। एक कंडक्टर के सरफेस पे तुम चार्ज स्टोर कर सकते हो, मगर उसकी लिमिट होती है। जैसे एक बकेट है, एग्जांपल के तौर पे एक बकेट है, इसमें कुछ पानी भरते हो, तो कोई भी बकेट है जिससे पानी भरते हो तो उस बकेट की लिमिट होती है कि 5 लीटर का बकेट है, 5 लीटर से तुम पानी भर सकते हो। 10 लीटर की टंकी है, 10 लीटर तक तुम पानी भर सकते हो। तो ये कैपेसिटी होती है उसकी कि यार इतना पानी उसमें समा सकता है। तो जैसे बकेट पानी स्टोर करता है, बट उसको पानी को स्टोर करने की लिमिट होती है कि भाई इतने लिमिट तक पानी स्टोर कर सकते हो, इससे अधिक करोगे तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो वैसे ही एक कंडक्टर भी चार्ज को स्टोर करता है, मगर जितना हम चाहेंगे उतना थोड़ी करेगा, जितनी उसकी लिमिट होगी स्टोर करेगा वो। अब ये लिमिट डिसाइड कैसे होती है, क्यों नहीं करता है, क्या प्रॉब्लम होती है? बकेट तो ठीक है, पता है पानी भरोगे ज़्यादा वो गिर जाएगा। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ भी चार्ज गिरने लगता है। बातों को समझो, प्रॉब्लम क्या होती है। हम जब इस कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो ठीक है, चार्ज को स्टोर कर लिया, सरफेस का पोटेंशियल बढ़ गया। एक बात और हमने पिछले क्लास में तुमको बताया था कि कंडक्टर के जो सरफेस है, उस सरफेस पर या सरफेस के आसपास जो ये जैसे ये रीजन है ना, ये छोटा सा हिस्सा है, इस छोटे से हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? E/σ/ε0। ये हम जानते हैं। कंडक्टर के सरफेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε होता है, जहाँ सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। हर जगह सिग्मा अलग भी हो सकता है, सिग्मा सेम भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके सिमेट्रिकल नेचर में। तो कंडक्टर के सरफेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, σ/ε0 होता है। ठीक है, जरा ध्यान से बात को समझना, मैथमेटिकली समझना, प्रूफ के साथ। एप्सिलॉन क्या? 10⁻⁻12 होता है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा, ऊपर जाना ही है उसको। तो अब ये सोचो कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर बहुत कम है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये जो सिग्मा अगर बहुत कम भी होगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो इस कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे तो कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है σ/ε0। होता क्या है कि एयर जनरली क्या होता है? इंसुलेटर। बात को ध्यान समझना, ये एयर जनरली क्या होता है? इंसुलेटर। ठीक है, चार्ज का कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन इस एयर में क्या हो जाता है बच्चों? एक चीज़ का नाम होता है, इसको कहते हो ब्रेक डाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भंजन। इस ब्रेक डाउन से क्या होता है? अब ये ब्रेक डाउन क्यों होता है? ये जो एयर है ये नॉर्मली क्या होता है? इंसुलेटर। लेकिन ब्रेक डाउन एक ऐसा प्रोसेस है, आगे इसके बाद पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है, अब बस काम की बात समझो। एक ब्रेक डाउन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये जो कंडक्टिंग मीडियम है, जो इंसुलेटिंग मीडियम है, ये कंडक्टिंग बन जाता है। जो एयर होता है, जो नॉर्मली इंसुलेटर है, उसमें जब ब्रेक डाउन होता है तो कंडक्टर बन जाता है। लेकिन ब्रेक डाउन कब होता है? ब्रेक डाउन, एयर का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, स्ट्रेंथ होती है, वो 10⁶ वोल्ट पर मीटर के आसपास होती है। तो अगर एयर के आसपास, इस कंडक्टर के आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी पहुंच जाएगी, बातों को समझना, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है कि कंडक्टर पे हम चार्ज अपने मन से स्टोर क्यों नहीं कर सकते, एक लिमिट तक ही क्यों स्टोर कर सकते हैं? क्यों कंडक्टर एक लिमिट के बाद चार्ज को स्टोर करना बंद कर देता है? क्यों इसके सरफेस से चार्ज फ्री होकर के एयर में आना शुरू हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? लगभग 10⁶ के आसपास मान के चलो, और जिसको पहुँचने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो एप्सिलॉन डिवाइड में आ रहा है, ये नीचे आ रहा है 10⁻⁻12 होता है, ये ऊपर जाएगा तो फट से क्या हो जाएगा? 10⁻+12 हो जाएगा, और तुम्हें केवल 10⁶ चाहिए। सोच लो, ये 10⁻+12 देगा, तुमको 10⁻+6 चाहिए। तो जैसे ही इतना वोल्टेज इसके आसपास जनरेट होगा, वैसे ही इस एयर में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन, और वो इंसुलेटिंग मीडियम से क्या बन जाएगा? कंडक्टिंग मीडियम बन जाएगा। और जैसे ही वो कंडक्टिंग मीडियम बन जाएगा, जो तुमने चार्ज को स्टोर किया है वो एयर में आना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इस लालच में कि जितना चार्ज हम चाहें उतना स्टोर कर दे, तो बहुत ज़्यादा अगर चार्ज तुम स्टोर कर दोगे तो इसके आसपास का जो एयर है इट विल बिकम कंडक्टिंग, चालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। और जैसे ही वो कंडक्टिंग होगा, जो तुमने चार्ज स्टोर किया है वो सरफेस पर टिकेगा नहीं,
वो सरफेस को छोड़ करके फ्री होकर के एयर में आ जाएगा। तो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज को स्टोर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत बढ़ जाएगी तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा फिर। तो बताओ लिमिट डिसाइड हुई कि नहीं। तो हम सिर्फ इतना ही चार्ज स्टोर कर सकते हैं या तब तक स्टोर कर सकते हैं जब तक इसके आसपास के एयर में ब्रेक डाउन नहीं होता है, और अगर ब्रेक डाउन हो गया तो फिर सारी कहानी ख़त्म है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज स्टोर करने की एक लिमिट है। एक कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर सकता है लेकिन एक लिमिट तक। अब वो लिमिट डिसाइड कैसे होती है? वो लिमिट डिसाइड ऐसे होती है कि इसके सरफेस का पोटेंशियल एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच सकता है। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो मैक्सिमम वैल्यू वो होगी जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ना बढ़ जाए कि ब्रेकडाउन हो जाए। बात समझ रही है? तो एक मैक्सिमम पोटेंशियल सरफेस का हो सकता है जस्ट बिफोर द ब्रेकडाउन। मैंने कहा चलो 100 वोल्ट हो सकता है। 100 वोल्ट के ऊपर अगर होगा तो इसके आसपास क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो वो 100 वोल्ट इसका मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया कि भाई सरफेस का पोटेंशियल 100 वोल्ट तक है, उसके ऊपर हुआ तो ब्रेकडाउन हो गया। तो एक मैक्सिमम लिमिट होगी इसके सरफेस के पोटेंशियल की कि भाई इस पोटेंशियल तक ही हम इसको चार्ज कर सकते हैं। यही पूरी कहानी है इस कंडक्टर की। तो व्हाट आई वांट टू से, 2-3 बातों को फिर से सुन लो। जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो उसके आउटर सरफेस पर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसके सरफेस पर पोटेंशियल हर जगह क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। उस पोटेंशियल की वजह से, चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसका फॉर्मूला होता है σ/ε0। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लगभग 10⁶ के आसपास, तो इसके एयर में क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन से क्या हो जाएगा? एयर जो इंसुलेटर कंडक्टिंग बन जाएगा। जैसे ही कंडक्टिंग होगा ये चार्ज क्या होगा? फ्री होकर के एयर में आ जाएगा और वो स्टोर करने की जो हमारी चाहत थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम स्टोर कर सकते हैं, अच्छी बात है। चार्ज को तुम दोगे, सरफेस पर रहेगा, इट विल रिसाइड ऑन सरफेस, बशर्ते उसके आसपास ब्रेकडाउन नहीं हो रहा तब तक। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज दोगे कभी ना कभी तो ब्रेकडाउन होना तय है। कभी ना कभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो पहुँचनी है। और तुमको मैंने पहले बता दिया कि नीचे -12 बैठा है। सोच लो, नीचे -12 में ऊपर जाएगा तो फट से +12 हो जाएगा। तो फट से +12 हो जाएगा और तुमको यहाँ पर सिर्फ 10⁶ चाहिए। तो सिग्मा अगर बहुत कम भी होगा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा बहुत कम भी होगी, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा कि ब्रेकडाउन फट से हो जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि चार्ज इतना स्टोर ना कर दे कि ब्रेकडाउन हो जाए। तो बताओ, जैसे बकेट में पानी भरने की कैपेसिटी है, वैसे ही कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी हुई कि नहीं हुई? जैसे वहाँ एक लिमिट के पानी गिरना शुरू हो जाता है, भर गया पानी गिरना शुरू, वैसे ही यहाँ पर भी अगर कैपेसिटी इसकी पूरी हो गई, मैक्सिमम सरफेस पोटेंशियल अचीव हो गया बिफोर द ब्रेकडाउन, वहीं पर बस लिमिट बंद हो जाएगी। और जैसे ही उस सरफेस पोटेंशियल की बियॉन्ड हम गए, ब्रेकडाउन शुरू, सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी और सिग्मा चार्ज जो होगा वो सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस चीज़ को हमको नहीं करना है, एक लिमिट तक ही इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लो, अब क्या फॉर्मूला इसमें है, तो ऐसे मान लो हमने इस कंडक्टर को Q चार्ज दिया और Q चार्ज देने पे इसके सरफेस का पोटेंशियल V वोल्ट हो गया। भाई जाहिर सी बात है, चार्ज दोगे तो सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा? ग्रो करेगा। तो जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज Q देते हैं और सरफेस का पोटेंशियल मान लो V है, तो ऐसा देखा गया है कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V होता है। किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस पोटेंशियल है उसको जितना चार्ज तुम दोगे उसका प्रोपोर्शनल होगा। तो इस पे चार्ज को स्टोर करते जाओगे, इसका पोटेंशियल क्या होगा? ग्रो करता जाएगा। वही तो बोल बता रहा हूँ आपसे। और वही पोटेंशियल को हमको मैक्सिमम लिमिट तक ही पहुँचाना है, वो ग्रो करते करते यहाँ तक ना पहुँचने पाए। तो मान लो हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, उसके जस्ट पहले ही हैं। तो जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं, Q चार्ज दे रहे हैं, और उसके सरफेस का पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? मान लो V हो गया। तो हम कह सकते हैं ये सरफेस पोटेंशियल उसके चार्ज के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। Q प्रोपोर्शनल टू V होगा, कह सकते हैं हम लोग। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए बीच में क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट के तौर पे क्या आता है? Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज a constant
and called electric capacitance of कंडक्टर। जहाँ सी एक कांस्टेंट है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और ये जो कैपेसिटेंस है, इस बात को ध्यान रखना, कैपेसिटेंस मेनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। ये सी डिपेंड करता है ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर के ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स क्या है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले को हमेशा देखेंगे कि कंडक्टर के ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। लाइक उसका अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो रेडियस क्या है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है प्लेट्स का एरिया क्या है, बीच का डिस्टेंस क्या है, इन सब बातों पर डिपेंड। कंडक्टर के टाइप पर डिपेंड नहीं करेगा कि कंडक्टर किस चीज़ का बना हुआ है। मार्क माई वर्ड्स, कंडक्टर के सिर्फ ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, उसके टाइप पर डिपेंड नहीं करेगा किस टाइप का कंडक्टर है, उस पर कितना चार्ज दिया, कितना उसका वोल्टेज है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ डिपेंड करेगा उसके ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोग इसके कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत अच्छी सी स्टोरी है, इस फॉर्मूले को समझने की बहुत बेहतरीन शानदार तरीका है, मगर फ़िलहाल वो अभी हमारा मकसद नहीं है। कभी डिटेल में इसकी बात करूँगा तो इस फॉर्मूले के बहुत डीप में तुमको बताऊंगा। ये फॉर्मूला है तो बहुत आसान, लेकिन इसमें बहुत बारीक बात छुपी हुई है, वो कभी मौका मिलेगा हम डिस्कस करेंगे बाद में। फ़िलहाल अभी जो हमारा टारगेट है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, नीट या सीयूईटी, तो उसकी पहले बात करते हैं। जब डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो बात समझेंगे कि इस फॉर्मूले में क्या रहस्य छुपा हुआ है। बड़ा अच्छा शानदार स्टोरी इसका बताऊँगा कभी। तो Q इज इक्वल टू CV में C इज़ कांस्टेंट एंड कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, हिंदी में कहते हैं विद्युत धारिता, जो कंडक्टर के ज्योमेट्री, उसके ज्यामितीय आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, कुछ हिंदी भी अगर दिक्कत तो बोल दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को बोलते हो विद्युत धारिता, ब्रेकडाउन लिखी दिया भंजन बोलते हो, टूटना इसका मतलब होता है। इसको बोलते हो ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, कि कितने वोल्टेज ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्म, सब पढ़े भी होंगे। तो जहाँ C की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ C इज इक्वल टू Q बाई V करोगे तो कितना आएगा, कूलॉम पर वोल्ट आएगा, जिसके लिए एक सिंगल वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, फैरेड, या शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, कैपिटल F। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। Q इज इक्वल टू CV, यूनिट क्या होती है, कूलॉम पर वोल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैरेड। हालांकि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है जो कॉमनली यूज़ करते हैं, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, ऐसे ही होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर को मान लेते हैं, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, मान लो हमने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर को लिया, कुछ इस तरीके से। हम एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, मतलब एक विलगित गोली चालक, जिसको हिंदी में कहते हो। आइसोलेट का मतलब विलगित होता है, और आइसोलेट का मतलब जिसके आसपास के एटमॉस्फेयर का उस पर कोई फर्क ना पड़ता हो, दैट इज़ मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड। हिंदी में कहते हो विलगित चालक। ठीक है, जो अपने आसपास के प्रभाव से एकदम परे हो, उसको बोलते हो विलगित। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कुछ ना कुछ मान लिया, चलो मैंने मान लिया A है। ठीक है, हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, विद्युत धारिता फाइंड करनी है हमको। तो हमने क्या किया, इसको कुछ चार्ज दिया और वो चार्ज इसके आउटर सरफेस पर जा कर के डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं अगर कंडक्टर स्फेरिकल शेप का है तो इसमें जो सिग्मा होगी वो हर जगह क्या होगी, सेम होगी, सेम एवरीवेयर। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर इसका शेप सिमेट्रिकल है तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश घनत्व, वो सिग्मा इसकी हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो Q चार्ज दिया, इसके सरफेस पर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सिग्मा हर जगह सेम है, और इसके सरफेस का जो पोटेंशियल है, VS लिख रहा हूँ, VS में सरफेस का जो पोटेंशियल है वही पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q/A, Q/R, R मतलब यहाँ पे Q/R, R मतलब यहाँ पे क्या है A।
तो ये इसके सरफेस का पोटेंशियल हो गया, चार्ज क्यों दिया, सरफेस का पोटेंशियल इतना आ गया। अब कैपेसिटेंस अगर इसका निकाला जाए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इसका निकाला जाए तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बाई V, ठीक है। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू Q इज Q, V निकाल चुके हम लोग, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R मतलब A। Q से Q कैंसिल हो गया और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये हो गया एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जो हम लोग यूज़ करेंगे, कभी कभी कुछ ऐसे आ जाते हैं तो फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अगेन देखो बात जो मैंने कहा था कि C डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, कहा था कि ज्योमेट्री मतलब उसका जो ज्यामिति है, आकार है, उस पर निर्भर करता है। कैसे देख लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, C किस पे डिपेंड करेगा, A क्या है, रेडियस, रेडियस मतलब क्या, ज्योमेट्री, ज्यामिति, आकार। भाई रेडियस किस चीज़ का हिस्सा है बताओ मुझको, रेडियस तो ज्योमेट्री का हिस्सा है, आकार ही तो कहलाएगा रेडियस, त्रिज्या। तो यहाँ से फॉर्मूले से भी देखकर कह सकते हो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके टाइप पर डिपेंड नहीं करता कि वो किस टाइप का कंडक्टर है, कॉपर है कि एल्युमिनियम है कि क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसका ज्योमेट्री क्या है। अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका रेडियस क्या है, बस इससे फ़र्क हमको पड़ता है, टाइप क्या उससे मतलब नहीं है। तो कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का उसके ज्यामिति आकार पर निर्भर करता है, ज्योमेट्री पर निर्भर करता है। ये बात इस फॉर्मूले से भी एकदम क्लियर कट हो रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, गोली चालक है, गोली विलगित चालक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसके कैपेसिटेंस का, विद्युत धारिता का फॉर्मूला C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन A के बराबर होता है, जहाँ A क्या होगा, उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक। तो ये कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है एक कंडक्टर कैपेसिटेंस के बारे में। ये बात समझ में आ गई सबको कि ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, क्यों हम कंडक्टर पे एक लिमिट के बाद चार्ज को नहीं बढ़ा सकते, क्यों एक सर्टेन पोटेंशियल ही इस पर पॉसिबल है, क्यों एक मैक्सिमम पोटेंशियल के बाद हम चार्ज को नहीं बढ़ा सकते, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल ही इसके कैपेसिटेंस को डिफाइन करता है। ये बात सबको समझ में आ गई। तो इस बात को एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए कि कंडक्टर पे चार्ज को स्टोर तो कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्टोर कर दोगे तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा और जो चार्ज है वो एयर में आ जाएगा। तो बस वही लिमिट हमको रोक देती है कि बस अब नहीं। उसके बाद अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना होगा तो तमाम तरीके हैं, तमाम जुगाड़ हमारे पास है, अलग अलग तरीके के बस कैपेसिटेंस हैं, उनको हम यूज़ करते हैं और वही हमको चैप्टर में पढ़ना भी है। तो ये बेसिक सी बात है, कॉपी कर लो। चलते हैं तुरंत हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की तरफ चलते हैं। ओके, तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हिंदी में कहते हो समांतर प्लेट संधारित्र, जो ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट श्योर है कि कोई ना कोई क्वेश्चन किस न किस तरीके से तो एग्जाम में तुमको मिलने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत बारीक से बारीक चीज़ों को समझेंगे, सिर्फ फार्मूला ही नहीं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, तब जाके क्वेश्चन में सॉल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। इन दोनों प्लेट्स से मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया है, ठीक है। और मान लो ये मेरे पास एक V वोल्ट की बैटरी है और ये दो प्लेट्स हैं जो आपस में पैरेलल है। इनका एरिया मान लो दोनों का एरिया सेम है, दैट इज़ A, और दोनों के बीच की डिस्टेंस की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, वो है मान लो D। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, जैसा कि फिगर में तुम देख रहे हो, ठीक। अब इसके दोनों प्लेट्स को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। तो बैटरी से कनेक्ट करोगे, दोनों प्लेट्स चार्ज हो जाएंगे। इसका मतलब जो एक प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज जाकर इकट्ठा होगा कुछ इस तरीके से, और दूसरे प्लेट पर मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और बैटरी से कनेक्ट किया है, तो एक प्लेट पर अगर प्लस क्यू चार्ज आएगा तो जाहिर सी बात है दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज आना ही आना है, बिकॉज दोनों प्लेट को तुम बैटरी के दो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ती हो।
तो जब पॉजिटिव प्लेट को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से, दोनों प्लेट्स पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू सेम होगी, बस नेचर क्या होगा, अपोजिट। तो जैसे ही दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट किया, एक प्लेट पर क्या आ गया, प्लस क्यू, दूसरे पर क्या आ गया, माइनस क्यू। इन प्लेट्स के वजह से, अच्छा अब याद करो, ये जो प्लेट्स है ये कुछ ऐसे प्लेट्स होंगे, ये एक चार्ज प्लेट की तरह काम करेंगे ऐसा। ये एक प्लेट्स है जिस पे हम लोगों ने कुछ चार्ज को स्टोर कर दिया इस तरीके से, ठीक है। इसका एरिया प्लेट्स का ए है, चार्ज मैंने क्यू दिया है, तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा सिग्मा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बाई ए। इस प्लेट का भी सिग्मा सेम होगा, इस प्लेट का भी सिग्मा सेम होगा, क्योंकि दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, तो दोनों प्लेट का बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। इस प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी। हम लोग फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ चुके हैं कौन से स्वरूप में, कि एक कुछ चार्ज शीट है, तो उस चार्ज शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा लोगों ने कौन से स्वरूप में। तो ये जो चार्ज प्लेट है दोनों, इनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लूँ तो इस पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, दैट इज ई, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होगी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ई। तो अगर हम बीच में कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक पॉजिटिव प्लेट की, एक नेगेटिव प्लेट की, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। भाई पॉजिटिव का फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव का फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज, और दोनों फील्ड की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का सिग्मा सेम है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट ई नेट कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2e, ठीक है। ये ई है तो 2e कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बेस हो जाएगा। तो एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना हो, जानना हो, तो कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अगर हमें कभी इसकी ज़रूरत पड़ी कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है, एक प्लेट का पूछेगा तो ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ एक प्लेट का। दोनों प्लेट का मिला के पूछेगा नेट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जुड़ जाएगा तो सिग्मा एप्सिलॉन हो जाएगा। एकदम क्लियर कट है कि एक प्लेट का कितना होता है, रिजल्टेंट कितना होता है, बात समझ आ रही है। तो ये हो गया प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब ये जो दोनों प्लेट्स हैं चार्ज को स्टोर किए हैं, तो चार्ज को स्टोर किए हैं, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा सर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का, अच्छा हमने मान लिया कि प्लेट्स के बीच में अभी फ़िलहाल एयर है और कुछ हमने नहीं भरा है, ठीक है, एयर मान के चल रहे हैं कि प्लेट्स के बीच में एयर है, मतलब वायु है। तो कभी कभी इसको हम लोग एयर कैपेसिटर भी कह के पुकारेंगे। अगर कभी ऐसा लिख के आता है कि एयर कैपेसिटर, तो समझ जाना प्लेट्स के बीच में एयर है और कोई खास मतलब इसका नहीं है। तो एयर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, जहाँ A क्या है, प्लेट एरिया, स्मॉल d क्या है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस। अगेन यहाँ देखो, एरिया और डिस्टेंस ये ज्योमेट्री का हिस्सा होता है, ज्यामितीय आकार का हिस्सा होता है। तो यहाँ से फॉर्मूले से भी क्लियर हो रहा है कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। जो भी सिस्टम तुम ले रखे हो उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करते हैं। अगेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ये कांस्टेंट है A अपॉन D, फिगर में देख रहा हूँ। कंडक्टर के टाइप से कोई मतलब नहीं है, कंडक्टर कितना चार्ज को स्टोर करता है कोई मतलब नहीं है, उसका पोटेंशियल कितना है कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब कैसे है, ज्योमेट्री से। इस केस में ज्योमेट्री मतलब एरिया और प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एयर कैपेसिटर। ये तो हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। फिर वही बात मैं कहूँगा कि चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। इस प्लेट पर चार्ज कितना स्टोर होगा हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। C हमें यहाँ से पता है और V बैटरी का मुझको पता है, कुछ ऐसे।
तो कैपेसिटेंस मुझको यहाँ से पता हो गया, इस के एरिया से और डी से, और बैटरी का वोल्टेज पता है, मैं क्यू पता कर सकता हूँ। अच्छा, जब कैपेसिटर का ए फिक्स है, डी फिक्स, अब ए और डी को बार बार तो हम चेंज करेंगे नहीं। मान लो ए इसका फिक्स हो गया, डी फिक्स हो गया, तो प्लेट का एरिया फिक्स हो गया, प्लेट के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो गया। देखो, हम सिर्फ फॉर्मूले की बात यहाँ तो वो नहीं कर रहे, 5 मिनट का फॉर्मूला केवल है, बुक्स में भी लिखा हुआ है, मगर यहाँ जो घुसाना है ना, उसके लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ जो बात बैठानी है उसकी बात सिर्फ हो रही है, उसको समझना। प्लेट एरिया मुझको फिक्स है, प्लेट का डिस्टेंस फिक्स है, कैपेसिटेंस तुम्हारा फिक्स हो गया कि भाई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका इतना कैपेसिटेंस है, जाओ। तो सी फिक्स हो गया। क्यू किस पे डिपेंड करेगा? वी पे डिपेंड करेगा। अब तुमको ये लगेगा कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी फिक्स है, 10 वोल्ट का बढ़ाओगे, वोल्टेज है, 10 से बढ़ा के 100 कर दोगे, क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी। 100 से बढ़ा के 1000 कर दोगे, क्यू और बढ़ जाएगा। 1000 से 2000 वोल्ट कर दोगे, क्यू की वैल्यू और बढ़ जाएगी। 5000 वोल्ट कर दो, क्यू की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते चले तो चार्ज तुम्हारा बढ़ता जाएगा। तो इस हिसाब से फिर वही बात आ गई कि कैपेसिटेंस तो हमारे कंट्रोल में आ गया। तब कहें का इसका कैपेसिटेंस, कंट्रोल तो हमारे हाथ में है, हम जितना चाहे उतना वोल्टेज बढ़ाएं और चार्ज बढ़ता जाएगा। एक बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कंट्रोल तो हमारे हाथ में लग रहा है कि यार वी बढ़ाओ, क्यू बढ़ता जाएगा। 10 वोल्ट है, 20 कर दो, 20 है 100, 100 है 500। मगर इसका होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा, उसको भी सुन लो। अगर यहाँ से वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे 10, 100, 500, 1000, 2000, नो डाउट यहाँ से चार्ज बढ़ता जाएगा। और चार्ज बढ़ेगा तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो जो बेटा एयर है उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। फिर वे जो पीछे कहा था मैंने, तो अगर बहुत ज़्यादा चार्ज तुम बढ़ा दोगे तो यहाँ पर एयर में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। और जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये चार्ज जो प्लेट्स पर बैठे हैं वो सब एयर में आ जाएंगे। तो ये तो कतई मत समझना कि यहाँ से हम जितना मन चाहें उतना वोल्टेज को बढ़ा दें और चार्ज को स्टोर कर लें। जब तक ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर ज़्यादा चार्ज तुमने बढ़ाया और अगर सिग्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ गई, इट विल ब्रेक डाउन। अब हम वो नहीं चाहते हैं। तो फिर वही बोलूँगा, कैपेसिटेंस हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने मन के हिसाब से चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते। एक लिमिट है, उस लिमिट के पहले तक स्टोर करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात क्लियर हो रही है कि यहाँ से चार्ज हम बढ़ा सकते हैं मगर एक लिमिट होगी। मान लो हम रियल में चार्ज ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हम इस ब्रेक डाउन को रोकना चाहते हैं या इसको जल्दी नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि ये जितना देर में होगा उतना हमको फ़ायदा है। जल्दी हो गया मतलब चार्ज कम स्टोर हो रहा है, और अगर बहुत देर में होगा मतलब चार्ज को ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। तो हम क्या चाहेंगे, इस ब्रेक डाउन को जल्दी होना कि देर में होना? ऑब्वियसली देर में होना, मतलब मुश्किल से होना। कहने का मतलब ये है, टाइम की बात नहीं है, मुश्किल से ब्रेक डाउन हो, मतलब ज़्यादा वोल्ट पर हो, कम वोल्ट पे ना हो। तो हम उसके लिए करते क्या हैं कि यहाँ जो एयर है जो ब्रेक डाउन हो जा रहा है, हम उसके जब कोई दूसरा मीडियम ला दें, इंसुलेटिंग मीडियम, जो एयर से थोड़ा देर में ब्रेक डाउन हो। एयर तो मानो 10⁶ पे हो गया है, कोई ऐसा मीडियम जो और देर में ब्रेक डाउन हो, जो जितना मुश्किल से ब्रेक डाउन होगा, इसका मतलब कि प्लेट पर तुम ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम करते क्या हैं कि एयर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल भरते हैं एयर के अलावा, जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर को ही भरना है हमको, कंडक्टिव मीडियम तो नहीं भरना है ना। तो अब हम करते हैं क्या है कि इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं और स्टोर करें, ब्रेक डाउन जल्दी ना हो और स्टोर करें। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, प्लेट्स के बीच में हमें क्या भरना होगा, एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और ऐसा डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो एयर से भी ज़्यादा देर तक ब्रेक डाउन हो, जिसका और मुश्किल से ब्रेक डाउन हो, वो एयर से ज़्यादा वोल्टेज को सह सके, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा वैल्यू सस्टेन हो सके, ऐसा हमको चाहिए इंसुलेटिंग मीडियम। तो उसी को हम कहते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक।
तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब प्लेट्स के बीच में एयर हो। और अब बात करते हैं विथ डाइलेक्ट्रिक की। विथ डाई इलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक में भी दो केस हम लोग पढ़ते हैं। एक पहला होता है पार्शियली फिल्ड, जिसको हम कहते हैं आंशिक रूप से भरा हुआ। मतलब क्या हुआ इसका कि मान लो ये हमारे कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, ठीक है। एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया। और इन दोनों प्लेट्स पर चलो मैं कुछ चार्ज भी दे दे रहा हूँ, कुछ इस पे चार्ज मैंने भर दिया इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से चार्ज दे दिया और प्लेट के बीच का डिस्टेंस वही डी है, ये है। और अभी इसमें एयर है और एयर में क्या हो जा रहा है, ब्रेकडाउन हो जा रहा है। हम जैसे ही ज़्यादा चार्ज देने जा रहे हैं ब्रेकडाउन हो जा रहा है। तो हम क्या चाहेंगे कि जो एयर है उसको हटा करके एक दूसरा मीडियम लेकर के आए जो देर में ब्रेकडाउन हो, जल्दी ना हो। कॉमन सेंस लगाओ, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर यहाँ ब्रेकडाउन जल्दी नहीं होगा तो तुम प्लेट्स पर और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो कि नहीं, और कर सकते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हो। तो हम यही काम करेंगे कि इसके प्लेट्स के बीच में एयर के बदले एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को भर दिया। और कैसे भर दिया, तो उसने कह रहा है पार्शियली फिल्ड भरना है। पार्शियली फिल्ड का मतलब ये हुआ कि प्लेट के बीच का डिस्टेंस है डी, लेकिन जो हमने मटेरियल भरा है उसकी थिकनेस कितनी है, टी। इस हिस्से में अभी भी क्या है, एयर है। और जो हमने मटेरियल भरा है उसका हमें एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पता होना चाहिए। तो जो मैंने कितना मान लिया, के है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक कैसे भरा होगा, पार्शियली फिल्ड, आंशिक रूप से भरा होगा। कुछ हिस्से में अभी भी एयर मौजूद है, पार्शियली फिल्ड है। तो ऐसे केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = ε0 A डिवाइडेड बाई D - T प्लस C = ε0 A डिवाइडेड बाई D - T प्लस T बाई K। ये इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा जब मटेरियल कैसा भरा हो, पार्शियली फिल्ड भरा हो। जहाँ पर K क्या है, जहाँ पर K है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हिंदी में अगर जिनको जानना हो तो लिख दे रहा हूँ। इसको हिंदी में कहते हो पराविद्युत नियतांक या पराविद्युतांक भी कहते हैं, जो कि हर अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होगा, जर्नी हमको दिया रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल फिल्ड। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा इतना सा होगा कि ब्रेकडाउन थोड़ा सा और मुश्किल से होगा, देर में होगा। तुम थोड़ा सा चार्ज और, हाँ, ब्रेकडाउन ऐसा नहीं कि होगा नहीं, ब्रेकडाउन जरूर होगा, मगर एयर से थोड़ा सा और देर में होगा, थोड़ा सा और चार्ज स्टोर कर सकते हो। और अब भी मन न भरे तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल्ड कर देते हैं, जिसको बोलते हो पूर्ण रूप से भरा हुआ। जिस पार्ट में अभी भी एयर था उसको भी कवर कर लो। और उसको भी कवर करने का मतलब क्या हुआ, T = क्या हो जाएगा, D। ये जो थिकनेस है वो D के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही T = D होगा, C का फॉर्मूला हो जाएगा ε0 K A/D। तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करोगे जब कैपेसिटर प्लेट्स में डाइलेक्ट्रिक कैसे भरा होगा, कंप्लीटली फिल्ड भरा होगा। और यहाँ से कंपेयर करो, अगर एयर कैपेसिटर को मैं C0 बोल दूँ तो यहाँ जो कैपेसिटेंस आया C = K × C0 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं। यानी कि हम जितना K, उसका K का जितना वैल्यू होगा, कैपेसिटेंस उतना गुना बढ़ जाएगा। अगर मैं K = 3 भर दूंगा कंप्लीटली फील्ड में, तो कैपेसिटेंस 3 गुना हो जाएगा। तो जितना भी एयर कैपेसिटर है उसका K गुना कैपेसिटेंस हो जाएगा।
बात समझे कैसा हो? तो देखो फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला तो जो मैथमेटिकल बता रहा है वो तो वही है, सबको पता है कि के जितना होगा, जितना ज़्यादा होगा सी तुम्हारा उतना बढ़ जाएगा, और के हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, फॉर एनी डायलेक्ट्रिक के हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो के हमेशा 1 से बड़ा होगा तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी नॉट से हमेशा बड़ी होगी, तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़े घटे कभी नहीं। मगर ये तो फॉर्मूले से है कि बढ़ेगा, मगर जो इसके पहले बात मैंने बताई कि ये क्यों बढ़ेगा, कि ब्रेकडाउन ये तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा और डिले हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाएगी। जो एयर में पहले ब्रेकडाउन हो रहा है इसमें थोड़ा सा और देर में होगा, तो तुमको छूट मिल जाएगी, एक तुमको लेवरेज मिल जाएगा कि तुम और चार्ज को स्टोर कर सको। ठीक है, तो ये इसका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी फॉर्मूला तो जो है वो तो तुमको सबको पता ही है, क्या फॉर्मूला है, क्या एयर कैपेसिटर के लिए, क्या पार्शियल फील्ड के लिए, क्या कंप्लीटली फील्ड के लिए। ठीक है, ओके, तो जल्दी से सारे फॉर्मूले कॉपी कर लो, फिर चलते हम लोग कैपेसिटर विथ मल्टीपल डायलेक्ट्रिक भी पढ़ेंगे कि एक नहीं एक से अधिक डायलेक्ट्रिक हो तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, जल्दी कर लो इसको। अब चलते हैं बच्चों बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक की तरफ, जो है कैपेसिटर विथ मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स। ये थोड़ा सा फिगर बहुत डिफरेंट टाइप का तुमको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जनरली बुक्स वगैरह में जो फिगर बनते हैं वो 2D फिगर होते हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़िया से बने, कहाँ पर एरिया को डिवाइड करना है, कहाँ पर डिस्टेंस को डिवाइड करना है, ये अच्छे समझ में आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा मेहनत करके तुम्हारे लिए एक 3D फिगर बनाया है। 3D फिगर समझेंगे कि डायलेक्ट्रिक्स अगर मल्टीपल हैं, मल्टीपल मतलब एक से अधिक डायलेक्ट्रिक्स को भरा जाए तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। बट उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कैसे डायलेक्ट्रिक्स को भरने पे कहाँ डिस्टेंस डिवाइड होगा, कहाँ पर एरिया डिवाइड होगा, कहाँ पर एरिया सेम रहेंगे, ये क्लियर तुमको समझ में आ जाएगा अगर 3D फिगर में तुम देखोगे तो। 2D फिगर में बहुत मुश्किल, मतलब ठीक है, मगर जो एक इमेज बनना चाहिए दिमाग में वो नहीं बन पाता, बस रट लेते हैं यार ये ऐसे है वो ऐसे है। मगर ये फिगर्स तुम अगर देखोगे 3D फिगर्स में तो क्लियर कट दिखाई देगा कि कहाँ पर एरिया को हमको डिवाइड करना है, कहाँ पर एरिया सेम रहने वाला है, कहाँ पर कैपेसिटर्स में डिस्टेंस प्लेट्स की भी सेम रहने वाली है। ये 3D फिगर में देख करके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगा है, थोड़ा मेहनत भी लगा है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनेगी। फिगर को देखोगे, देख करके ध्यान से तुमको सारा बात क्लियर हो जाएगा। मगर पहले टॉपिक क्या है और क्यों है इसकी बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक, हम चाहते हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़े और ज़्यादा वो चार्ज का स्टोर करे। कैपेसिटर सिर्फ चार्ज का स्टोर नहीं करता, मैं बताना भूल ही गया, एनर्जी का भी स्टोर करता है ये। ठीक है, देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है आगे। तो हम तो हमेशा चाहेंगे कि अधिक से अधिक चार्ज पे स्टोर हो, अधिक से अधिक एनर्जी का स्टोर हो, जितना हम कर सकते हैं। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम प्लेट्स के बीच में क्या भरते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, और डायरेक्टिक क्या करता है, आपको मैंने बताया कि प्लेट की कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। ठीक है, बट कैसे बढ़ाता है, ये ब्रेक डाउन को डिले कर देता है। जो प्लेट्स के बीच में ब्रेक डाउन जल्दी हो रहा था वो थोड़ा देर में होता है, जिससे तुमको फ़ायदा मिलता है कि तुम थोड़ा सा और चार्ज स्टोर कर सको, थोड़ी सी और एनर्जी स्टोर कर सको। एक बात ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक भर देने से ब्रेक डाउन कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा देर में होगा, बस इतनी सी बात है। और हो सकता है उस थोड़े से देर में तुम्हारा काम हो जाए, जितना चार्ज तुम स्टोर करना चाहते थे तुम्हारा काम हो जाए, जितनी एनर्जी तुम कैपेसिटर में चाहते तुम्हारा काम हो जाए, तो बस फिर क्या, हमारा काम हो गया, काम खत्म। तो हम इस चीज़ को करने के लिए, ज़्यादा चार्ज को स्टोर करने के लिए, ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करने के लिए इसके प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक को भर देते हैं। और मान लो कंप्लीटली भर दिया, पार्शियल वार्शियल की बात यहाँ नहीं करते हैं, सीधे मान लो बात किया कंप्लीटली भर दिया एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, C = एप्सिलॉन नॉट K/A/d, जहाँ K क्या है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तो कहानी हो गई जो अब तक हम लोगों ने पढ़ी। अब मान लो हम प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरना तो चाहते हैं, मगर केवल एक ही प्रकार का नहीं, 2-3 टाइप के, डिफरेंट टाइप के, जिनका डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो।
अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक, मल्टीपल मतलब अलग अलग प्रकार के पराविद्युत पदार्थ जिनका पराविद्युत नियतांक अलग अलग हो, ये बात यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या पढ़े और क्या पढ़ने वाले हैं। एक से अधिक प्रकार के पराविद्युत पदार्थ भरने हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। कैसे भरने हैं, बहुत तरीका होता है भरने का, जैसा मन चाहे वैसे भर सकते हो, मगर टू द पॉइंट बात करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन तुमको नीट और CUT मिलेंगे। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, फिगर में देखो, पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एकदम किनारे के दो प्लेट्स को देखो पहले। एक समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, एक प्लेट ये है, एक प्लेट देखो ये दिखाई दे रहा है। इनके बीच में 1 2 3 ये अलग अलग डिज़ाइन मतलब अलग अलग प्रकार का डाइलेक्ट्रिक है, इतना कॉमन से सबको पता होगा। हमने क्या किया, ये पूरा जो बीच का स्पेस था इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का, एकदम पहला वाला एकदम लास्ट वाला देखना, इनके बीच का जो स्पेस था, थोड़े से हिस्से में कोई एक मटेरियल, दूसरे हिस्से में कोई एक मटेरियल, तीसरे हिस्से में कोई दूसरे टाइप का मटेरियल भर दिया। ठीक है, मान लो ये जो मटेरियल मैंने भरा इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1 है, ये जो सब्सटेंस भरा इसका K2 और ये जो सब्सटेंस भरा वो K3। हम जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स भरेंगे उतने नए कैपेसिटर हम लोग कंसिडर करेंगे। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल कैपेसिटर है, यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा कैपेसिटर है, यहाँ से यहाँ तक एक तीसरा कैपेसिटर है। कुछ ऐसी बात हम लोग मान के चलते हैं, ऐसे ही हमें कंसिडर करना है। हमने क्या किया, प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को भर दिया है, प्लेट्स के पैरेलल दिखाई दे रहा है। अब प्लेट्स के पैरेलल, अगर जैसे ये दो प्लेट्स हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कैसे काटा स्लाइस, एक स्लाइस यहाँ पे काटा और मटेरियल भर दिया। तो ऐसे केस में 3 कैपेसिटर हमारे बन गए, 1 2 3। इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मान लो D1 है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो D2 है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लो D3 है। ठीक है, और ये D1 प्लस D2 प्लस D3 ये कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स थे, जो मेन जिनके प्लेट्स के बीच में हमने सब्सटेंस भरा है, ये उस प्लेट के बीच का डिस्टेंस था। तो D1 प्लस D2 प्लस D3 इज इक्वल टू D। क्लियर है क्या हो रहा है? तो ये 3 कैपेसिटर हमने भर दिए, 3 कैपेसिटर बोल रहा हूँ, 3 डाइलेक्ट्रिक मैंने भर दिए। तो 3 कैपेसिटर हमारे तैयार हो गए। एक कैपेसिटर जो K1 से भरा पड़ा है, दूसरा K2 से भरा पड़ा है, तीसरा K3 से भरा पड़ा है। इन तीनों में डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, इसका डिस्टेंस D1 है, D2 है, D3 है, मगर एक चीज़ कॉमन है। 3D फिगर बनाने कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, क्या कॉमन है? इन तीनों कैपेसिटर का जो प्लेट एरिया ये दिखाई दे रहा है वो बताओ कॉमन है कि नहीं? ये प्लेट का एरिया और ये वाला प्लेट का एरिया और ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट सबका एरिया सेम होगा कि नहीं? फिगर में देखो, बात समझ में जो बोल रहा हूँ। तो तीनों में क्या है, डिस्टेंस तो अलग अलग है, यहाँ से यहाँ D3 फिर D2 फिर D1, लेकिन प्लेट एरिया जो ये वाला है वही ये वाला भी होगा, वही ये वाला भी होगा, वही ये वाला भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो 3 कैपेसिटर बने हैं उनके सभी के प्लेट एरिया सेम है। अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को लिखूं एक एक करके, अगर मैं ये C1 को लिखूं तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यहाँ तक होगा। K1 से भरा पड़ा है, एरिया A है और प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, D1। अगर मैं C2 को लिखूं तो C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, K2 से भरा है, एरिया A है, प्लेट का बीच का डिस्टेंस कितना है, D2 है। अगर मैं इस हिस्से को लेता हूँ तो C3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, K3 से बड़ा है, एरिया A है, डिस्टेंस D3 है। तो ये 3 कैपेसिटर हमारे बन जाएंगे। इसी को बोलते हैं मल्टीपल डाई इलेक्ट्रिक, एक से अधिक पराविद्युत पदार्थ मैंने भर दिया। तो ऐसे कंडीशन में जितने मटेरियल्स तुम भरोगे छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर, छोटे छोटे थिकनेस का, उतना नया कैपेसिटर मान लेना। और ऐसे कंडीशन में ये तीनों कैपेसिटर्स आपस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होंगे, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होंगे तो 1/C इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3,
इस फॉर्मूले से हम लोग C1, C2, C3 प्लेट निकाल सकते हैं और ये सब के सब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालने हम सबको पता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में केवल 2 ही भरा हो या 4 भरा हो या 5 भरा हो, जितने भरे होंगे उतने नए कैपेसिटर मान लेना। ठीक है, सेकंड फिगर में और सेकंड फिगर में फर्स्ट फिगर में बहुत क्लियर डिफरेंस है। यहाँ पे भी जो सबसेस मैंने भरा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K1 है, इस हिस्से का K2, इस हिस्से का मान लिया K3। ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ये तीसरा कैपेसिटर हो गया और साफ दिखाई दे रहा है ये C1, ये C2, ये C3 सभी का जो प्लेट डिस्टेंस है वो सेम है। प्लेट का डिस्टेंस सबका सेम है और ये जो प्लेट का एरिया था, ये जो प्लेट का एरिया था वो देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लो ये वाला प्लेट एरिया A1, ये वाला प्लेट एरिया A2 और ये वाला प्लेट एरिया A3। इक्वल भी हो सकते हैं, मान लो डिफरेंट डिफरेंट मैंने मान लिया। तो प्लेट सेपरेशन यहाँ से भी D है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, एरिया यहाँ पे अलग अलग है। तो A1, A2, A3 यहाँ पर क्या था, एरिया सबका सेम था, डिस्टेंस अलग अलग थे। यहाँ पर डिस्टेंस सबकी सेम है, एरिया अलग अलग है। तो यहाँ भी 3 कैपेसिटर हमारे बन गए, एक C1, एक C2 और एक C3। अगर मुझको वैल्यू निकालनी है तो C1 = ε0 K1 से भरा है, एरिया A1 है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, वो सब में सेम है, कॉमन है। C2 अगर मुझको निकालना हो, यहाँ लिख देता हूँ C2 = ε0 K2 से भरा है, प्लेट एरिया A2 है, डिस्टेंस इसकी D है। C3 अगर निकालना हुआ तो C3 = ε0 K3 से भरा है, एरिया A3 है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है। तो ऐसे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, हम लोग सबका अलग अलग कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं और फिर फाइंड करना होगा पूरे इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी आएगी। तो ऐसे कंडीशन में जो फिगर देख रहे हो, ऐसे कंडीशन में कैपेसिटर समांतर क्रम में होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3। तो C1, C2, C3 पहले क्या करना होगा, अलग अलग फाइंड कर लेना होगा, फिर टोटल का हमें क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट, जो कि समांतर क्रम में होगा। हालांकि मटेरियल्स को भरने के बहुत तरीके होते हैं, एक क्रॉस्ड करके भर सकते हो, ऐसे एक ऐसे भर सकते हैं ना, एक ऐसे भी तरीका होता है ऐसे भरने वाला, मगर वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। हमें सिर्फ यही सब चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं, इन पे हमें अच्छे से काम करना है। ठीक है, तो याद क्या करना है तुमको, प्लेट्स के अगर मैंने पैरेलल भरे हैं सब्सटेंस को, तो जो तीनों कैपेसिटर बनेंगे या जितने भी बनेंगे सब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। और अगर मैंने कैसे भरा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, ऐसे समझो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगर वर्टिकल भरा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल भरा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहले अलग अलग कैपेसिटर फाइंड कर लेंगे, फिर पूरा कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जल्दी कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओके फाइन, तो हम लोग यहाँ पे आज स्टॉप करेंगे। आज के क्लास में मुझको तुमको सिर्फ इसी समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पूरा तुमको बताना था। क्या होता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हो, क्यों एक लिमिट के बाद कंडक्टर चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता, एक पीपीसी में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग क्यों एक डायरेक्ट्रिक को भर के कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, और क्यों क्या इसके पीछे फिजिकल रीज़न है। मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला कहता है वो तो कहता है, क्या इसके पीछे फिजिक्स है, ये ब्रेकडाउन का क्या चक्कर है, ये ब्रेकडाउन डिले कैसे होता है। ये छोटी छोटी बातों को बिलीव करो, एकदम बहुत जोर ये याद करना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और फिर मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स के साथ कैसे कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, ये आज की क्लास में सीखा हम लोगों ने। लेकिन सिर्फ पढ़ने से, फॉर्मूला सीखने से, कॉन्सेप्ट सीखने से काम तो बनेगा नहीं, एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इन तैयारियों के साथ, इनको अच्छे से देख लो,
क्लियर कर लो। मन में कोई भी डाउट है कॉन्सेप्ट में, अगर दिक्कत है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। हम लोग ऐसा क्वेश्चन ही लेकर के आएंगे कि वो कॉन्सेप्ट दूर हो, वो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, वो मिसकॉन्सेप्शन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लो, कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन कर लो, छोटी छोटी बारीक पॉइंट्स को कॉपी पे लिख लो, उसको मगअप करो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।